नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए यूपी एनएमएस एग्जाम पेपर 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 यानी सेट पेपर। तो आपको बता दें, अगर आप यूट्यूब पर आते हैं और सर्च करते हैं यूपी एनएमएस एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, वे सभी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं, क्योंकि आपको बता दें एग्ज़ाम से पहले एनएमएस एग्ज़ाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। जब एग्ज़ाम होता है तभी किसी के पास आ सकता है। तो जो भी आप वीडियो देखते हैं उसमें सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है। उसमें एडिटिंग की जाती है और कुछ मॉडल पेपर होते हैं। तो इसलिए आपको जो है सीखना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस भ्रम में न रहें कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं 2025 का आपको दिखाई दे रहा है। तो जब 2024 में एग्ज़ाम हुआ था यूपी एनएमएस एग्ज़ाम का, तो वहाँ पर 2025 लिखा रहता है, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई होता है पास होने के बाद तो 2025 में होता है। तो इस बार जो एग्ज़ाम होगा आपका 9 नवंबर 2025 को यूपी में, तो उसमें आपको यहाँ पर 2026 लिखा रहेगा, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद रिजल्ट जो आएगा 2026 में आएगा और स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करेंगे 2026 में करेंगे। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं, यहाँ पर एडिटिंग करके 2025 की जगह 2026 लिख देते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, बल्कि तैयारी पे ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें जो आया था, ये क्वेश्चन यूपी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपको आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम सेट पेपर देखेंगे और अगला वीडियो में मैथ पेपर को भी सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो लाइक कर लीजिए और कमेंट में जो है आप किस जिला से लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको निर्देश देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं, विज्ञान से 35 प्रश्न रहता है, सामाजिक विज्ञान से 35 प्रश्न रहता है और गणित से 20 प्रश्न आपको एग्जाम में रहने वाला है सेट पेपर में। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे दिया रहेगा, रफ के लिए क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से आपको क्वेश्चन आने वाला है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पे पूछा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है क्या। तो इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि जो क्वेश्चन यहाँ हिंदी में पूछा गया है उसी को यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा रहता है, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ के समझ सके और इसका आंसर दे सके, बना सके। तो यहाँ पहला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। ये आपको बता दें पिछले साल का पेपर है, और यह क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे आपको दो चीज़ सीखने को मिलेगा। एक तो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, और दूसरी बात कि अगर आप अब कुछ ही दिन बचा है एग्ज़ाम में, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, तो आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। और तीसरी बात क्या है कि एग्ज़ाम में क्या होता है, कई सारे ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो रिपीट होते हैं, यानी इस वर्ष अगर आया हुआ है तो ये अगले वर्ष भी ये प्रश्न आएगा। तो ये 2024 में जैसे आया है, तो इसमें से कम 5-7 प्रश्न ऐसे होंगे जो रिपीट होगा, फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3-4 फ़ायदे इससे मिल रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, ऊर्जा, ठीक है। तो आपको भी कमेंट में लिखना है उत्तर। निम्नलिखित में गतिशील वस्तु कौन है, ठीक है। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पे निम्नलिखित में गतिशील वस्तु कौन है, तो गति में कौन होगा, उड़ता पक्षी। ये तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न करते हैं। यदि कोई आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। यानी इसका कहना क्या है कि एक यहाँ पे वृत्ताकार, यहाँ पे ये हो गया आर त्रिज्या इसका हो गया, और ये क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का, यहाँ पे ये वृत्त जो बनेगा तो आधा वृत्त का ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। यहाँ पे ये इस तरह से चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे अगर एक लकीर खींचे तो ये त्रिज्या है, तो इधर भी त्रिज्या हो जाएगा, है ना। अब ये पूरा दोनों को जोड़े तो ये व्यास हो जाएगा। विस्थापन पूछता है, तो विस्थापन क्या होता है, देखिए इधर से इधर इस हो के आया है, तो ये तो हो गया दूरी। विस्थापन क्या होगा, सीधा वाला, तो ये हो गया विस्थापन, यहाँ से यहाँ आया है ना, तो इसको विस्थापन बोलेंगे। तो कहता विस्थापन क्या होगा,
तो इधर से इधर एक आर हुआ और एक आर इधर, आर मतलब त्रिज्या। तो इसमें व्यास में क्या होता है, व्यास बराबर 2r, यानी 2 त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2r। ये हो गया व्यास, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या। तो यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फिर है अगला, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, क्या होता है बताइए, जूल होता है ना। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। आइए अगला प्रश्न करते हैं, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है। दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन इसमें जो है, तो यहाँ पे अभी एक सवाल बनाए थे, उसमें हमने देखा कि इस तरह से था, ठीक है। तो देखिए दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा आप अंतर समझ लीजिए। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, तो ये इधर से आएगा, तो ये हुआ इसका दूरी, ठीक है। तो दूरी ये क्या होता है कि सीधा भी हो सकता है और यहाँ पे वक्र रेखा में भी हो सकता है, लेकिन जब विस्थापन की बात करते हैं तो इसको सीधा रेखा में गिना जाता है, ठीक है। इतना ही दूर इसका विस्थापन हुआ। तो दूरी क्या हो सकता है, कभी अगर ऐसे ऐसे करके गया है तो दूरी का मान ज़्यादा होगा। अगर कोई व्यक्ति सीधा इस पर गया है तो इसका विस्थापन और दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2 कंडीशन हो सकता है। तो कभी क्या होगा कि दूरी बड़ा होगा और कभी दूरी विस्थापन के बराबर होगा। तो ऑप्शन 4 सही है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं। तो इसको आवर्तकाल कहते हैं। त्वरित चालक किससे बनाया जाता है, चलिए कमेंट में लिखिए, त्वरित चालक किससे बनाया जाता है। किससे बनाते हैं, तांबा से बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा दीप्त वस्तु नहीं है। दीप्त वस्तु क्या होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो वो होता है दीप्त वस्तु। तो इसमें कौन प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो यहाँ पे पुस्तक जो है ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, तो ये दीप्त वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, समतल दर्पण पर अभिलंबवत प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। तो आपको याद रखना है, आपतन कोण क्या होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा और ये 0 डिग्री होगा, ठीक है, ये दोनों के बराबर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सही है, दूसरा वाला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में पारदर्शी वस्तु कौन सी है। पारदर्शी क्या वस्तु क्या होता है, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। मतलब इसमें किसके आर पार देख सकते हैं, तो स्वच्छ कांच के आर पार देख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर डिग्री में होता तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा वाला सही है। इंद्रधनुष के वर्णों के मध्य में कौन सा वर्ण होता है, ठीक है। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है, बताइए कौन सा रंग होगा, तो हरा रंग होता है, ये ऑप्शन सही होगा। निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इस स्थिति में कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले या सामने। अगला है, निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो नवीकरणीय स्रोत क्या होता है, जिसका निर्माण है ना पुनः संभव हो। तो इसमें क्या है, सौर ऊर्जा क्या नवीकरणीय स्रोत है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति कौन सी होती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति को कहते हैं विद्युत सेल। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, कौन सा होगा, हरा। पदार्थ में अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ठीक है। क्योंकि ठोस में नज़दीक सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, फिर द्रव में उससे थोड़ा कम और गैस में उससे भी कम। तो दूसरा ऑप्शन सही है। प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है मोम का पिघलना। प्रत्यावर्तित का मतलब भौतिक परिवर्तन की बात यहाँ हो रही है। गेलेना किसका अयस्क है।
तो यह है लेड का। प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधो बिंदु का ताप क्या होता है? कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? परमाणु। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परमाणु। तो ऑप्शन 4 सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको अभिमार्जन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे समीकरण है, उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया में X के समतुल्य है। यहाँ पे X की जगह क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे X की जगह हो जाएगा NaCl। क्या होना चाहिए? NaCl। तीसरा विकल्प सही है। पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है, तो इसके मिश्रण से कठोर कांच बनाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो याद रखिएगा जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पक्षियों के उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो यूरिक अम्ल। क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। अपुष्पी पौधा इसमें से कौन सा है? अपुष्पी का मतलब जिसमें फूल नहीं होता, तो फर्न। मानव में कुल हड्डियां पाई जाती है, कितने होते हैं? 206 हड्डियां होता है। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है किसमें? एक लिंगी पुष्प किसमें होता है? पपीता में होता है। बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मछली। अगला प्रश्न है, पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर बनता है, तो अंडाशय विकसित होकर क्या बनेगा? फल बनेगा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है, केंचुआ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। पानीपत के तृतीय युद्ध मराठा संघ को किसने पराजित किया था? अहमद शाह अब्दाली ने। पहला ऑप्शन सही है। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो क्या हो जाएगा? पेशवा यानी प्रधानमंत्री। धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? कहाँ पे बताइए? सासाराम में। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? तो यहाँ पे मिला है लोथल से। कोलंबस किस देश का निवासी था? तो कोलंबस याद रखिए स्पेन का निवासी था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारत में सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी। निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? तो यहाँ पे हो जाएगा लोदी वंश। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। हर्षवर्धन हर 5वें साल दान समारोह का आयोजन कहाँ करता था? प्रयागराज में। किन शैली में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? किन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ये होगा आग्नेय शैल में। इसमें कौन सी फसल रबी की फसल है? तो चना क्या है? एक रबी की फसल है, यानी जाड़ी के दिनों में बोई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है?
भूतापीय। उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा भदोही। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, तो इसको बोला जाता है पेंजिया। निम्नलिखित में कौन सी धारा ठंडा नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ब्राजील धारा। नौशेरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। वलित पर्वत का उदाहरण इसमें से कौन सा है? हिमालय। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो ये किसके द्वारा होगा? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। गंगा और यमुना का संगम स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? संसद का है ना, संसद का कौन सा भाग इसमें नहीं है? तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? किसी के द्वारा भंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? न्यायपालिका को। लोकतंत्र का चौथा आधार क्या है? आधार स्तंभ क्या है? मीडिया। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? गोविंद बल्लभ पंत। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कुल कितना सीट है? तो उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? ये आपको 80 सीट। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार आज की क्लास आपने 70 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखा। तो निश्चित रूप से इसमें से काफ़ी सारे याद होंगे, जो याद नहीं उसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।